हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। एंड टुडेज टॉपिक रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नया टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी है, इनिशियल क्या है आपके पब्लिक फाइनेंस के, इससे रिलेटेड टॉपिक है। और चूँकि सभी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए कोर पेपर के रूप में पब्लिक फाइनेंस को जाना जाता है, पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट डिस्कस करते हैं पब्लिक फाइनेंस है क्या और इसका नेचर एंड स्कोप क्या है। तो होल पब्लिक फाइनेंस डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। देयर आर 5 पार्ट्स। वो 5 पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। होल पब्लिक फाइनेंस की जब स्टडी करते हैं तो पहले मैं पार्ट्स बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या। तो 5 पार्ट्स हैं यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के। फर्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सेकंड पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सार्वजनिक व्यय और पब्लिक रेवेन्यू सार्वजनिक आय। देन इसके बाद पब्लिक डेप्ट जो बाद में शामिल हुआ है, पब्लिक डेप्ट मतलब सार्वजनिक ऋण। देन फोर्थ है फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया सभी इकोनॉमीज में काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें बजट है, कैसे बजटों को रखा जाएगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि बजट डेफिसिट हो कि कैसा बजट बनाया जाए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक, कैसी इकोनॉमी की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग टू। और देन इसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिफ्थ इसका जो पार्ट है, फिफ्थ जो सेक्टर है वो है आपका इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। दैट मीन इसको सीधे तौर पे हम लोग अगर फाइन कर देते हैं तो ये हो जाता है फिजिकल पॉलिसी, मतलब राजकोषीय नीति। तो ये होल पब्लिक फाइनेंस को ऐसे डिवाइड करके स्टडी किया जा सकता है और स्टडी करते हैं कि इसमें 5 पार्ट रखे गए। मैंने जैसे बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, पब्लिक रेवेन्यू है, पब्लिक डेप्ट है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और लास्ट है आपका फिजिकल पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। आज जो लोक वित्त है, जिसे पब्लिक फाइनेंस जानते हैं आप, इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्पेंड कर गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक्सपेंड कर चुका है। तो इसके पीछे कुछ कॉजेज़ हैं जिसको डिस्क्राइब करते हैं वन बाय वन करके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पब्लिक फाइनेंस बहुत पुराना टॉपिक नहीं, बहुत पुराना विषय नहीं है। जैसे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं कि बहुत पहले से डेवलप है ये, क्योंकि जब क्राउनशिप थी तो क्राउनशिप में बहुत ही सोवरेनिटी में बहुत सिंपल से कुछ एक ही वर्क्स होते थे उस टाइम पे, जैसे कि बाउंड्रीज की सिक्योरिटी मतलब सीमाओं की रक्षा करना। एक जब राजतंत्र होते थे, बहुत पहले की बात थोड़ा कर लेते हैं, आज से 100-150 साल पहले की बात, उसमें राजतंत्र होते थे, उनकी लिमिटेड ही वर्क होते थे कि इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, और इन दोनों सिक्योरिटीज को बनाए रखने के लिए टैक्सेशन करना। तो टैक्सेशन का पर्पस ही था कि आउटर बाउंड्री और इनर कैसे की एक व्यवस्था बनाए रखी जाए, किसी प्रकार की कोई उथल पुथल ना हो। ये मोस्टली ये 3 ही वर्क पहले के टाइम पे जब आपका क्राउनशिप रहती थी तो माने जाते थे। बट जैसे जैसे आपका डेमोक्रेसी आई, प्रजातंत्र आया, तो चीज़ें चेंज होने लगी और एक नया सिनारियो ही देखने को मिलने लगा। वो क्या था कि पब्लिक फाइनेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली बहुत कम शब्दों में कैसे जान सकते हैं कि व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस। तो सिंपल टर्म में किसी भी ये एक ऐसी स्टडी की ब्रांच है जहाँ पर कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और उससे के बीच में जो एडजस्टमेंट होते हैं, इस पूरे होल की स्टडी आपकी पब्लिक फाइनेंस कहलाती है। फिर समझ लें क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक आय है, इन दोनों के मध्य कैसे संयोजन किया जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, इस टोटल की स्टडी ही पब्लिक फाइनेंस कहलाती है। और इसके जो नेचर और स्कोप में तब्दीलियां आई हैं, बढ़ गया है इसका क्राइटेरिया। क्यों है ऐसा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले क्राउनशिप थी, लिमिटेड वर्क होते थे, लेकिन अब जब से डेमोक्रेसी हो गई है तो गवर्नमेंट के वर्क डे बाय डे बढ़ रहे हैं। जब वर्क बढ़ते हैं तो फर्स्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें कि सिंपल टर्म में अगर हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट और इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल फर्स्ट अपनी रेवेन्यू को देखता है, देन वो एक्सपेंडिचर करता है।
पहले वो अपनी आय को देखता है, फिर वो चेक करता है कि मैं कितना एक्सपेंस कर सकता हूं। बट गवर्नमेंट का क्राइटेरिया थोड़ा डिफर है, वो पहले खर्चे अपने देखती है कि वो कितना एक्सपेंस करना चाहती है और अकॉर्डिंग टू दैट वो फिर अपनी इनकम को जनरेट करती है। तो यहाँ की थोड़ी फिलॉसफी अलग है। इसलिए इस रेफरेंस में, पब्लिक एक्सपेंडिचर के रेफरेंस में दो थेरीज हैं जो बहुत फेमस हैं। एक है वैगनर्स लॉ, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सार्वजनिक व्यय के बढ़ने के कारणों को बताता है कि कैसे कैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ा है। और दूसरा एक बहुत बड़ा और बहुत ही फेमस एक हाइपोथेसिस है जिसे वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। वाइजमैन पीकॉक इकोनॉमिस्ट, दो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने आपका एक क्राइटेरिया देखा ब्रिटेन में, जो कि इंपीरिकल स्टडी के रूप में 1890 से लेके 1955 के बीच के एक ड्यूरेशन को चेक किया और देखा कि पब्लिक फाइनेंस कैसे बढ़ता जा रहा और उसके रीजंस क्या हैं। ये कंसिस्टेंसी एक अजीब सी कंसिस्टेंसी है कि जब की तरह से बढ़ता है वे पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक बार बढ़ता है फिर थोड़ा सा डाउन होता है और फिर बढ़ता चला जाता है, फिर डाउन होता है, तो कुछ स्टेयर्स के रूप में सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है अगर इस चीज को हम एज ए फिगर शो करें। ये वाइजमैन पीकॉक हाइपोथेसिस कहलाती है कि गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर बढ़ाती है अपना, कि उसको नए नए काम करने होते हैं। चूंकि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में वही गवर्नमेंट सक्सेस हो सकती है जो सबसे ज्यादा वेलफेयर को प्रेफरेंस करे, प्रायोरिटी दे। वेलफेयर बढ़ाना है, अगर सामाजिक कल्याण बढ़ाना है, राष्ट्रीय कल्याण बढ़ाना है, तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए टैक्सेस इम्पोज्ड करने पड़ेंगे। तो टैक्सेस इम्पोज तो होते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर, एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, बट खत्म होने के बाद पूरे के पूरे वापस नहीं ले जाते हैं। इसलिए धीमे धीमे पब्लिक फाइनेंस का क्राइटेरिया बढ़ता चला जाता है। आज कोई भी छोटी सी भी एक कमी हो जाती है जिसके लिए गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, छोटी छोटी कमियों के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये इसके बढ़ते हुए कार्यों के कारण है, बढ़ते हुए स्ट्रक्चर के कारण है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने मेनली ये चेक किया, देखा कि पब्लिक फाइनेंस का क्या क्राइटेरिया है, पब्लिक फाइनेंस की क्या नेचर स्कोप है, और अगर हम 5 पार्ट्स में कैसे इसको रख सकते हैं। और स्टडी का भी इसका 1 by 1 यही तरीका है, और ये एक रेगुलर पेपर होने के कारण, कोर पेपर होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। देन इसके बाद दूसरे वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक की चर्चा होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।